हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लर्निंग लैब पर, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सीरीज 2026, जिसके अंतर्गत आपका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 4 वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ऐसे बच्चे जो आपके मार्च 2026 में एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अप्रैल 2026 में होमगार्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उसमें ही यहाँ पे कांस्टेबल की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 डिटेल में देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। ये आपका 1 आवर प्लस का वीडियो है, जिसके अंतर्गत फुल डिटेल कंसेप्ट टू बेस्ड में आपके क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। आप वो अगर वीडियो देखते हैं तो आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं अपने 5वें वीडियो का पहला क्वेश्चन। पीएम राहत योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पीएम राहत योजना हाल ही में इसका अनाउंसमेंट किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जाएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन इसके साथ में आपको कौन सहयोग करने वाला है इसका, तो ध्यान रखिएगा जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो इसका सहयोग करने वाली है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, किन के लिए योजना चलाई जा रही है, वो एक एक करके हम इसके बारे में सही फैक्ट समझते हैं। पीएम राहत योजना का संबंध है आपका जिन व्यक्तियों का रोड एक्सीडेंट हो जाता है उनको क्या हमें प्रोवाइड कराना है, उपचार प्रोवाइड कराना है। तो उनको अच्छा उपचार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के अंतर्गत आपको कितना वित्तीय कवर प्रदान किया जाएगा रोड परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत आपको ये जो डेट आपकी 1.5 लाख रुपीज़ का आपको कवर प्रदान किया जाएगा। और दूसरा क्या क्या कंडीशन है इसके अंतर्गत वो भी समझ लीजिए। जो आपका इलाज का कवर है यानी पैसा है वो 7 डेज़ के अंतर्गत आपको एक्सीडेंटल कवर प्रदान किया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्या क्या इसके अंतर्गत आपको याद रखना है आपको मंत्रालय, याद रखना है कि कितना कवर प्रदान किया जाएगा, कितने दिन के अंतर्गत किया जाएगा, इसका संबंध किससे है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन में पूछा गया था मंत्रालय, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। हाल ही में हैरात महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो देखिए यहाँ पर हाल ही में हैरात महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बधाई दी गई थी, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर मेंशन किया गया है कि किस राज्य में इसका आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका आयोजन आपके जम्मू कश्मीर में किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर में ये जो आपका समुदाय है कश्मीरी पंडित, इनको आपको याद रख लेना है कि कश्मीरी पंडितों के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसके अंतर्गत किसकी पूजा की जाती है, तो ध्यान रखना है भगवान शिव की पूजा की जाती है इसके अंतर्गत। यानी जो आपकी महाशिवरात्रि निकल के गई है उसके उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। सुगम ई रुपया वितरण का हाल ही में शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक योजना है, क्या योजना है आपकी, यहाँ पर है आपका सुगम ई रुपया वितरण का हाल ही में आपका किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया है वो किया गया है आपके ऑप्शन नंबर आपका 3, अमित शाह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और आप सभी को पता है कि अमित शाह कौन है आपके, तो ये भारत के होम मिनिस्टर हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये जो योजना है आपकी, देखिए सुगम ई रुपया वितरण योजना, ये है क्या? तो इसके अंतर्गत आपने सभी ने समझा होगा, जो पीडीएस होते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम होता है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें आपको राशन वगैरह दिया जाता है। तो जो राशन की सब्सिडी है, क्या है, राशन की जो सब्सिडी होती है
वो अब आपके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी डीबीटी मेथड के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। और इसका जो संचालन है या सहयोग है वो किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सी बैंक के द्वारा किया जाएगा, तो इसका सहयोग किया जाएगा पीएनबी बैंक के द्वारा, पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। इसका जो प्रथम चरण है, पायलट योजना चालू की गई है, प्रथम फेज इसका प्रारंभ किया गया है, तो वो 2 शहरों में किया गया है। एक तो अपना वाराणसी है और दूसरा अपना गुजरात में अहमदाबाद है। ये 2 जिलों के नाम आपको याद करना कंपलसरी है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है। तो क्या क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि सुगम ई रुपया वितरण योजना के अंतर्गत जो राशन हम लेते हैं उसकी सब्सिडी आपके डीबीटी मेथड के द्वारा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसका सहयोग किसके द्वारा किया जाएगा, तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा किया जाएगा। इसका प्रथम चरण कहाँ से शुरुआत की गई है, वाराणसी और अहमदाबाद से इसकी शुरुआत की गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, अमित शाह जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा किस राज्य में बनाई गई है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है और ये चाइना से संबंधित प्रोजेक्ट है आपका, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा की बात की जा रही है, किस राज्य में बनाई गई है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, ये असम राज्य में आपकी बनाई गई है। अब हम बात करते हैं कि इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ध्यान रखिएगा उद्घाटनकर्ता का नाम हमेशा आपका आता ही आता है। तो उद्घाटन किया गया है आपके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अब ये बात करते हैं कहाँ पर बनाई गई है, तो ये बनाई गई है असम राज्य में। और असम राज्य में किन 2 जिलों के मध्य बनाई गई है, ये जो ज़िले हैं आपको उन्हें याद करना कंपलसरी है। तो ध्यान रखिएगा, आपने ऑलरेडी नाम सुना होगा डिब्रूगढ़ का। डिब्रूगढ़ से किन के मध्य, मोरन बाईपास के बीच में, ये 2 ज़िले हैं, वहाँ पर मोरन और डिब्रूगढ़ के बीच में ये बनाई गई है। किस हाईवे पर बनाई गई है, तो ध्यान रखना है NH37 और आपका NH127। इन हाईवे के नाम भी आपको याद रखने हैं, नेशनल हाईवे हैं जिन पर ये बनाई गई है। आपातकालीन लैंडिंग की जो आपकी लेंथ है वो कितनी है, कितने रोड पर बनाई गई है, तो 4.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। जबकि इसमें जो टोटल कॉस्ट है बनाने में कितनी लागत लगी है, तो ध्यान रखिएगा 100 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत लगे हैं। निर्माणकर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा इसे बनाया गया है, तो निर्माण किया गया है NHIDCL लिमिटेड के द्वारा। क्या क्या याद रखना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, तो याद रखना है कि आपका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है। किन 2 जिलों के मध्य, डिब्रूगढ़ और असम मोरन के मध्य। नेशनल हाईवे आपका NH37 और NH127। लेंथ आपकी 4.2 किलोमीटर और कॉस्ट है आपकी 100 करोड़। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भारत की पूर्वोत्तर भारत की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा असम राज्य में बनाई गई है, जो कि भारत की पहली है। सी बॉक्स पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी, सी बॉक्स पोर्टल की, कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। पहले हम आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब सी बॉक्स पोर्टल है क्या वो समझ लीजिए। तो पहले इसकी आप फुल फॉर्म देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, 100% आने के चांस रहेंगे इसके, और इससे ही आप समझ जाएंगे कि ये है क्या। तो इसका मतलब क्या होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, ये देखिए यहाँ पर क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट इनबॉक्स, इसकी क्या होगी आपकी फुल फॉर्म है, जो कि आपको लर्न करनी है। अब इससे संबंधित क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो वर्किंग प्लेस होता है, क्या है, जहाँ पर महिला आपकी वर्क करती हैं, वर्किंग प्लेस जो होता है वहाँ पर इनके साथ में जो छेड़खानी की जाती है, यौन उत्पीड़न किया जाता है या फिर कोई और छेड़खानी की जाती है, तो उनकी शिकायत करने के लिए क्या है,
शिकायत करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स वहाँ पर लगाया जाएगा, जिससे कि वो अपनी शिकायत कर सकें। मतलब क्या है कि उन्हें अपना शिकायत करने के लिए एक सिंगल विंडो प्रदान की जाएगी। इसका ये क्या है, आपका उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में किया गया? इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026 की बात की जा रही है कि इसका आयोजन किस देश में आपका किया गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, इसका आयोजन आपका जर्मनी में किया गया है। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, देखिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जून में कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, तो इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे। कब आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन देखिए 13 से लेकर 15 फरवरी 2026 के मध्य किया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी थीम क्या है 2026 की, तो ध्यान रखिए, अंडर डिस्ट्रक्शन इसकी थीम है, इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका जो म्यूनिख है, आपका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो म्यूनिख में ही है। स्थापना कब की गई थी इसकी, यानी शुरुआत कब की गई है? तो 1963 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है। जब हम एडिशन की बात करते हैं तो कौन सा एडिशन है? तो ध्यान रखिएगा 62 एडिशन है इसका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ब्रिक्स शेरपा बैठक का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन की क्या है कि शेरपाओं की बैठक की गई है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बैठक कहाँ पर आपकी की गई है। तो ध्यान रखना है, ब्रिक्स शेरपा संगठन की जो बैठक की गई है भारत में की गई है। कहाँ पे की गई है? 2026 में भारत में की गई है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में आपकी कहाँ पर की गई है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछ लिए जाएंगे और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी जो आपके भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली में इसकी बैठक की गई है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1, नई दिल्ली। 11 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा कितने करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 प्रस्तुत किया है? 7.35 लाख करोड़, 8.08 लाख करोड़, 9.1 लाख करोड़, 9.013 लाख करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि आपके बजट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए कब प्रस्तुत किया गया है? 11 फरवरी 2026 को। किनके द्वारा किया गया? तो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने करोड़ रुपए का आपका प्रस्तुत किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है, आकार है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 9.1 लाख करोड़ रुपए का प्रस्तुत किया गया है। जबकि आपका लास्ट ईयर कितने का जो आपका किया गया था? तो ध्यान रखना है, लास्ट ईयर आपका किया गया था 8.8 लाख करोड़ का। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर इसका फुल वीडियो देखना है, आपका फुल डिटेल वीडियो देखना है, तो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, जो कि संडे को वीडियो इसका आया था। आप वहां पर जाकर इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का। ये ऑलरेडी संडे को वीडियो आ चुका है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका 3। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत कितने 2 जिलों के मध्य नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बजट 2026-27 का। ध्यान रखिएगा, किन 2 जिलों के मध्य नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है? बिजनौर, लखनऊ, रामपुर, बलिया, सहारनपुर, गोरखपुर, सहारनपुर, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, सहारनपुर और गोरखपुर के मध्य नॉर्थ ईस्ट इंडिया कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इस कॉरिडोर बनाने की घोषणा में कितने लाख करोड़ रुपये का घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 30,000 करोड़ रुपए की घोषणा इसके लिए की गई है। तो इस प्रकार जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा। इस तरह के सभी डिटेल में अगर आपको देखना है तो ध्यान रखिएगा, चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। फुल डिटेल वीडियो इसके अंतर्गत आपको एक्सप्लेन किया गया है। ऑलरेडी ये वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर फुल तरीके से देख सकते हैं। ध्यान रखना है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में उत्तर प्रदेश की कौन सी रैंक है? 15, 17, 18, 21 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, हाल ही में आपके नीति आयोग द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है SDG इंडिया इंडेक्स 2024, जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि कौन सी रैंक है उत्तर प्रदेश की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 18वीं रैंक है उत्तर प्रदेश की। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इंडेक्स है कब जारी किया गया है? जनवरी 2026 में जारी किया गया है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसलिए इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। भारत के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? 15.9%, 20.9%, 20.5%, 22.38% या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को ज्ञात है कि भारत के कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी या योगदान है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 20.9% का योगदान है कुल उत्पादन में। तो ध्यान रखिएगा, क्या कुल उत्पादन में उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है? तो ध्यान रखना है, ये रैंक भी आपको याद रखनी है। रैंक है आपकी फर्स्ट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान नहीं रखता? गेहूं, चावल, गन्ना, दूध या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है किसकी? यहाँ पे बात की गई है किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान नहीं रखता, जबकि गेहूँ, गन्ना और दूध के उत्पादन में प्रथम रैंक रखता है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, जब आपकी भारत की रैंक पूछी जाती है तो दुनिया में भारत फर्स्ट रैंक पर है चावल के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है। और अगर इंडिया में पूछा जाता है तो वो है वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार दिसंबर 2025 तक प्रति व्यक्ति आय कितना होने का अनुमान लगाया है? तो देखिए यहाँ पे आर्थिक, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यूपी आर्थिक पर समीक्षा से क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे बात की गई है कि आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अंत तक, दिसंबर 2025 के जब अनुमान आएंगे, अगले साल तक अनुमान आने के चांस है, तो प्रति व्यक्ति आय होने का कितना अनुमान लगाया गया है? 1.10 लाख रुपए, 1.20 लाख, 1.30 लाख, 1.40 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा रखने का लक्ष्य रखा गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और इस तरह के आपको फैक्ट पढ़ने के लिए ऑलरेडी चैनल पर इसका फुल वीडियो अवेलेबल है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपके देखिए यूट्यूब चैनल पे किसी पे भी इसका फुल लेंथ वीडियो नहीं है, 1 आवर प्लस का वीडियो है वो, जिसके अंतर्गत हमने फुल डिटेल, चाहे वो बजट हो चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, वो सभी उसके अंतर्गत आपके कवर किए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा रखने का लक्ष्य रखा गया है? 2.52%, 2.98%, 3.01%, 3.20% या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कितना है आपका? 2 है, 2.98%। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के अंतर्गत श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? 25, 35, 30, 45 इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 2, 35 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अब देखिए इस योजना से संबंधित फैक्ट समझ लीजिए। इस योजना की घोषणा कब की गई थी? क्योंकि इस योजना की जो घोषणा की गई है वो बजट में की गई थी, लेकिन कौन से बजट में की गई थी? ध्यान रखिएगा, वो पुराना बजट था, 25-26 के अंतर्गत स्टार्ट किया गया था या घोषणा की गई थी। कितने जिलों में ये छात्रावास बनाने की घोषणा की गई थी? तो 7 जिलों में घोषणा बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं बजट 2026-27 में। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उत्तर प्रदेश में भारत के कुल मोबाइल उत्पादन का जो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है? कुल मिला के जो क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में कुल जो मोबाइल उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है।
55%, 65%, 60%, 75% या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। टोटल 65% आपकी हिस्सेदारी है उत्तर प्रदेश की मैन्युफैक्चरिंग में। किसके में? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। जबकि 55% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है भारत में। किसके में? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़े से फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये जो सभी फैक्ट हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट हैं। किसके हैं? इकोनॉमिक सर्वे के। अब आप पूछेंगे ये इकोनॉमिक सर्वे आपको मिलेगा कहाँ? आपके यूपी का। तो ध्यान रखिएगा आपके बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही वीडियो में कवर किए गए हैं, जो कि वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। ऑलरेडी कल वीडियो ये आया हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क स्थित है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बजट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे भी आया था उत्तर प्रदेश का। उसमें कहा गया है कि भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क स्थित है। और उसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है? तो वो है आपके महाराष्ट्र का। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता कौन सा देश रहा है? भारत, पाकिस्तान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का विजेता टीम आपने पूछी गई है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 भारत। जबकि भारत ने किसको हराकर मैच जीता है? तो ध्यान रखिएगा जो आपकी रनर अप टीम है उसको भी आपको याद करना है। तो वो आपके इंग्लैंड टीम को हराकर हमने मैच जीता है। दूसरा, भारत का कैप्टन कौन है? हो सकता है क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ ले। तो आयुष मात्रे भारत के कैप्टन रहे हैं इस मैच के अंतर्गत। वहीं जब मैन ऑफ द मैच की बात करते हैं तो किन्हें मिला था? तो वो हैं आपके वैभव सूर्यवंशी। इनका नाम जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके बिहार से आते हैं और इन्होंने ही फाइनल में 175 रन की पारी खेली थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। भारत में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है भारत का जो नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर आपका 2 समुद्रगुप्त। किसके द्वारा कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा आपका स्मिथ के द्वारा कहा गया है। विलियम स्मिथ के द्वारा इन्हें कहा गया है। अब विलियम स्मिथ के द्वारा क्यों कहा गया था? तो इन्हें अपनी जो बैटल जीतने के लिए कहा गया कि जिन्होंने जितनी बैटल्स जीती हैं उनके कारण इन्हें कहा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हॉर्डिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको कि किस गवर्नर जनरल के काल में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1 लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में सती प्रथा को बैन घोषित कर दिया गया। डेट अगर आपसे पूछी जाती है तो 1829 ईस्वी है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने गुलामगिरी पुस्तक लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये जो पुस्तक लेखक हैं आपके इम्पोर्टेंट है। गुलामगिरी पुस्तक कई बार क्वेश्चन में आपकी पूछी गई है किस समाज सुधारक के द्वारा लिखी गई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फूले। इनके द्वारा एक समाज की भी स्थापना की गई थी, सत्यशोधक समाज। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ज्योतिबा फूले के द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा टाइम आया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा की गई थी? पहले इसके फैक्ट समझ लेते हैं इम्पोर्टेंट क्यों हैं। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली ये पहली इंडियन थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट वुमेन थी जो कि इंडियन थी। कौन से अधिवेशन की थी? तो 40वें अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कब की थी? तो ध्यान रखना है 1925 ईस्वी में इनके द्वारा
अध्यक्षता की गई थी। अब ये 1925 का कहाँ पर अधिवेशन हुआ था, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 2, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन आता है, एक एक करके हम समझेंगे किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। पहले हम जान लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। तो कितने राज्यों से होकर गुजरेगी? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपकी कितने डिग्री पर है ये? तो 23.5 नॉर्थ जो अक्षांश है उस पर आपकी स्थित है। अब हम बात करते हैं, देखिए वेस्ट टू ईस्ट में आपको जितने भी राज्य हैं वो सेटल करते हैं यहाँ पर। तो पहला आता है आपका गुजरात, उसके बाद आता है राजस्थान, देन आपका मध्य प्रदेश, देन आपका झारखंड, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है आपका त्रिपुरा और उसके बाद आता है आपका मिजोरम। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 राज्यों से होकर गुजरता है। मतलब राजस्थान से गुजरेगी, गुजरात से गुजरेगी, छत्तीसगढ़ से गुजरेगी, लेकिन ये नहीं गुजर रही है, वो है आपका महाराष्ट्र। तो सही आंसर भी वही आपका होगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? तो देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में आपके स्थित है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो दक्षिण में स्थित है वो है आपकी शिवालिक। जबकि सबसे आपकी नॉर्थ में कौन सी स्थित हो जाएगी? तो वो काराकोरम हो जाएगी। ये चीज़ को आपको याद रखना है, ये आपके साउथ में है और वो आपकी नॉर्थ में है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है? नर्मदा, गंगा, यमुना, चंबल, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जो नदी अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, जो नर्मदा नदी है वो अपना पानी अरब सागर में छोड़ती है। इसका बात करते हैं कि उद्गम कहाँ से हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्गम अमरकंटक पहाड़ी से हुआ है। किससे हुआ है? अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा, अमरकंटक पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये एमपी में आपकी स्थित है। इसकी जो फ्लो करने की डायरेक्शन है वो इस तरह से, मतलब ईस्ट से वेस्ट की ओर है। यहाँ पर आपका अरेबियन सी है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपकी टोडा जनजाति है कहाँ पर निवास करती है, किस राज्य में निवास करती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, तमिलनाडु राज्य में ये निवास करती है। तमिलनाडु राज्य में ये कहाँ पर निवास करती है, इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में जो आपके नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, किसकी पहाड़ियाँ हैं? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर ये आपकी पाई जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में ये क्या करती है? तो ये आपके बकरी का पालन करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 2 स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, बकरी पालन नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी आपकी रबी फसल आपकी नहीं है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं रबी फसल के बारे में। तो रबी फसल कब बोई जाती है? तो ध्यान रखिएगा, जो रबी फसल आपकी बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में आपकी बोई जाती है। जबकि कट कब कर ली जाती है? तो मार्च अप्रैल में हम इसको कट कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन सी होंगी, यानी ये कह सकते हैं कि जो सर्दी में की जाती हैं वो सभी रबी फसल के अंतर्गत आती हैं। गेहूँ किया जाता है, मटर किया जाता है, आलू किया जाता है, लेकिन आपका जो सोयाबीन है वो नहीं किया जाता। ये जो सोयाबीन है आपकी खरीफ की फसल है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1935, 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1935, 1 अक्टूबर 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आपका आएगा, इससे संबंधित 100% क्वेश्चन आना ही आना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना की गई है। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं
किस एक्ट के थ्रू इसकी स्थापना की गई थी? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई है। स्थापना कब की गई है? तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई है। जबकि इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है सर, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। बात करते हैं इसके नेशनलाइजेशन की कि इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा वो हुआ है आपके 1949 ईस्वी को। जबकि वर्तमान में गवर्नर कौन है इसके? तो गवर्नर हैं आपके संजय मल्होत्रा जी। तो ये इतनी अगर आप इन्फॉर्मेशन इसके बारे में लर्न कर लेते हैं तो इजीली कोई भी आंसर आप इस पे पुट अप कर पाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, षष्ठम पंचवर्षीय योजना या इनमें से कोई नहीं? तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसमें कोई भी नहीं है। क्या है? 5 सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसकी जो नारा दिया गया था वो 5th के लिए दिया गया था। किसके लिए? 5th 5 ईयर प्लान के लिए दिया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका कार्यकाल कितना था? तो 1974 ईस्वी में ये प्रारंभ हुई थी और 78 में ये ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जनता सरकार ने इसको 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। भारत सरकार द्वारा बाल समेकित विकास योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1970, 1976, 1975, 1978 या इनमें से कोई नहीं? बाल समेकित जो आपकी योजना है ICDP कब प्रारंभ की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, 1975 ईस्वी में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, इनमें से कोई नहीं? इम्पोर्टेंट है, आपका ध्यान रखिएगा। इसे आप क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं सेबी। क्या कहते हैं? इनडायरेक्टली सेबी का मुख्यालय आपसे पूछा गया कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, इसका मुख्यालय आपका लखनऊ ज़िले में स्थित है। और ये जो सेबी है क्या वर्क करती है? तो ध्यान रखिए, जो भी आपका शेयर मार्केट का वर्क होता है वो सभी यही हैंडल करती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। HDMI का पूर्ण रूप क्या है? हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिस्प्ले मल्टीमीडिया इंटरफेस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या पूछा गया कि HDMI का आपकी फुल फॉर्म पूछी गई है कि जो HDMI है उसकी फुल फॉर्म आपकी क्या होगी। अब यहाँ पर हमने 4 से 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के ऐड किए गए हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि सर कंप्यूटर भी आता है। तो यहाँ पे जब कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी आपको आने चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया HDMI की फुल फॉर्म। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म होगी। चीज़ों को याद रखना है। कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को किस प्रकार की कुंजी कहा जाता है? एडजस्टमेंट, मिडफायर, फंक्शन, शहर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को किस प्रकार की कुंजी या कीज कहा जाता है? यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन नंबर 2 है वो मॉडिफायर है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। सर हम इसको मॉडिफाई फंक्शन की कहते हैं। SIM का पूर्ण रूप क्या है? सेल्फ आइडेंटिटी मॉड्यूल, सेल्फ आइडेंटिटी मशीन, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मशीन, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, यहाँ पे जो सिम होती है आप मोबाइल में यूज करते हो उसका पूर्ण रूप पूछा गया है आपसे। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पे विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है और क्वेश्चन में कहा गया है कि किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B3, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन B4 या इनमें से कोई नहीं? जब विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आप सभी को पता है कि विटामिन A, B, C, D आप चारों सभी को आपको लर्न होंगे।
लेकिन क्या क्या कि कभी कभी उनके जो सब विटामिन होते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1, विटामिन B3 को हम नियासिन के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से कार्य की इकाई क्या है? यहाँ पर आपसे डायरेक्टली मात्रक पूछा गया कि कार्य का मात्रक क्या है, डेसिबल, एम्पियर, जूल, वाट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, ये जूल इसका मात्रक होगा। जबकि जो अदर ऑप्शन दे रखे हैं जैसे डेसिबल है वो किसका होता है, तो वो आपके साउंड का है यानी आवाज़ का है। एम्पियर यानी जी आपका करंट का होगा, और जो वाट है वो किसका होगा, पावर का होगा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? बालपकराम राष्ट्रीय उद्यान, गंगामल राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया में सिर्फ एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर मिलेगा आपको ये? आपको मिल जाएगा असम राज्य में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कई बार ये पहले भी पूछा जा चुका है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या इनमें से कोई नहीं। तो एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, 6 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? जीवन जीने का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन करने का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि जो मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है कहाँ पर किया गया है? तो इनका वर्णन किया गया है भाग नंबर 3 में। कहाँ से कहाँ तक किया गया? तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन किया गया है। जैसे जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21, समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14, धर्म पालन करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार आर्टिकल नंबर 39 में दे रखा है, जो कि आपका नीति निर्देशक तत्वों का संबंध रखता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? यानी मुगल काल के संबंध में बात की जा रही है कि पंचायत के मुखिया को या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? सामंत, महंत, खुरान, मुकद्दम या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई? मजबूत केंद्र सरकार संघ, सर्वोच्च न्यायालय सलाहकार अधिकारिता। देखिए यहाँ पर इसको भी चेंज कर लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका ये है समवर्ती सूची, और ये है ऑप्शन नंबर 5। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा नहीं लिया गया है, कहाँ से? कनाडा के संविधान से नहीं ली गई कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की? तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4, समवर्ती सूची, क्योंकि समवर्ती सूची आपकी ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इस प्रकार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा से अपनाया गया है? हिंदी, असमिया, मराठी, बंगला, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन वो किस भाषा से अपनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 4, बंगला भाषा से ये अपनाया गया है। ध्यान रखिएगा कब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया है आपका 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये डेट आपको याद रखनी है। कितने सेकंड में गाया जाता है? तो 52 सेकंड में ये गाया जाता है। लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके लेखक हैं। इनको हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। सही आंसर क्या है वो तो आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, ऑप्शन नंबर 4। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में गर्मी के मौसम में लू हवा नहीं चलती? पंजाब, हरियाणा, गोवा, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो भारत है आपका उसके कौन से राज्य में गर्मियों में कौन सी हवा नहीं चलती है, लू नहीं चलती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3, गोवा राज्य में। क्योंकि ये जो गर्म हवा लू है वो कहाँ चलती है? नॉर्थ इंडिया में चलती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जबकि आपका गोवा कहाँ पड़ता है? साउथ में पड़ता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में ये चलती है।
प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? यूट प्रोग्राम, फर्म प्रोग्राम, लूप प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आप प्रोग्राम लिख रहे हो अपनी मूल भाषा में, यानी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया मूल प्रोग्राम को आपका क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है। तो जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उसे हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं, जिसे प्रोग्रामिंग भाषा में कोई भी मूल प्रोग्राम लिखा गया है। चंद्रकांता के उपन्यासकार कौन है? धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, देवकी नंदन खन्नी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि चंद्रकांता के जो लेखक है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उपन्यासकार है आपके देवकी नंदन खन्नी जी के द्वारा ये आपका उपन्यास लिखा गया है। अब इस उपन्यास में कितने भाग हैं वो आपको लर्न करने हैं, तो ध्यान रखिएगा ये आपके 6 खंडों में डिवाइड किया गया है। और भागों की अगर मैं बात करता हूँ तो 24 भागों में ये डिवाइड किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। रसखान कवि किस भाषा के कवि थे? उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा ये अपने नाम के विपरीत कवि थे, इनको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके संबंधित हैं ब्रजभाषा से। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3। इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है? छपैया, इंद्रवज्रा, उपजाति, कुंडलिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर क्या कि आपके किस छंद में आपका प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4 कुंडलियाँ। अब कुंडलिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कितने चरण होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत टोटल चरण होते हैं आपके 6। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? तो प्रत्येक चरण में आपके 24 मात्राएं होती हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अंतर्गत क्या क्या ऐड होता है वो याद रखना है। इसके अंतर्गत आपका ऐड होता है एक दोहा और दूसरा ऐड होता है इसके अंतर्गत एक रोला, दोनों मिला के बनाते हैं कुंडलिया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतनी डिटेल अगर आप याद कर लेते कुंडलिया के बारे में तो आपको इजीली आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि देखिए सही गलत में आंसर पूछा गया है कि कौन सी वर्तनी आपकी यहाँ पर शुद्ध है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर मानवीय कर्ण, मानवीय कर्ण, मानवीय कर्ण, मानवीय कर्ण या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका हुआ 1 सही, मानवीय कर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, आप सभी को पता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स वाक्य। क्वेश्चन में पूछा गया कौन सा सरल वाक्य नहीं है? लड़का दौड़ता है, बिल्कुल है। बंदर पेड़ पर चढ़ते हैं, बिल्कुल है। मैंने लड़के को बुलाया, बिल्कुल है। लेकिन ये वाला जो 4th वाला है वो नहीं है, क्योंकि इस मेले का जो उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो, यहाँ पर आपके 2 कर्ता अलग अलग आ रहे हैं। पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पा प्लस 1, पा प्लस आवन, प प्लस अन, प प्लस 1 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पावन का संधि विच्छेद आपका सही क्या होगा? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 4, प प्लस अन इसका क्या होगा? संधि विच्छेद होगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो देखिए यहाँ पे स्वर संधि का भेद नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ संधि, गुण संधि, अनादि संधि, वृद्धि संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सी संधि भेद नहीं है? तो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, अनादि संधि, इसका कोई भी भेद नहीं होता। जबकि दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि इसी के भेद हैं। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? हावत, बत, आवत, कहे या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपके प्रयुक्त प्रत्यय हैं क्या हैं। तो पहले बात लीजिए प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं आपके शब्दांश। क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। और कहाँ पर ऐड होते हैं? तो ये शब्द के पीछे ऐड होते हैं या फिर जोड़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, आवत।
अव्यय उभय के समरूप भिन्नार्थक क्या है? यहाँ पर देखिए, निडर दोनों, भयभीत दोनों, निडर एक, दोनों एक, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अव्यय उभय के क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या होगा सही? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर एक, निडर और दोनों। मतलब देखिए, उभय का मतलब क्या है? दोनों। अव्यय का मतलब हो गया निडर। अंगारों पर रखना, अंगारों पर पैर रखना, यहाँ पे एक शब्द है, क्या है? अंगारों पर पैर रखना एक ये मुहावरा है जिसका सही अर्थ क्या होगा? मूर्ख होना, नुकसान होना, समझदार होना, जोखिम मोल लेना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जोखिम मोल लेना अंगारों पर पैर रखने का सही अर्थ होगा। अवसर के अनुसार बदल जाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी मौका पड़ते ही वो व्यक्ति बदल जाता है, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एक शब्द में आंसर देना है। आदर्शवादी, अवसरवादी, भाववादी, यथास्थितिवादी, या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उसे हम अवसरवादी कहते हैं। दिए गए विकल्पों में कृपण का विलोम शब्द चुनिए। तंगदिल, उदार, कंजूस, उदार, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया, जो कृपण शब्द दे रखा है उसका विलोम शब्द आपका क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसका जो अपोजिट है वो उदार शब्द होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से बंध्या शब्द का तद्रूप क्या होगा? ये जो बंध्या शब्द दे रखा है उसका तद्रूप क्या है? बांध, बंद, बांध, या बांझ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम बोलते हैं आपका बांझ। अब बांझ कौन बोलते हैं? ये शब्द बहुत बेकार शब्द है। ऐसी महिलाएं जिनके बेबी नहीं होते हैं उनको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। यानी ऐसी महिलाएं जिनके पास बेबी नहीं होते हैं या उनको बोला जाता है, ये बहुत गंदा शब्द है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है ये? तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगर वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, अगर वो आएगी तो आप उसे दे देना, तो इसकी क्या बन रही है? पॉसिबिलिटी बन रही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2। पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, इस वाक्य में कराकर कौन सी क्रिया है? तो देखिए, एक आपका वाक्य है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं। इस वाक्य में जो कराकर शब्द दे रखा है, क्या शब्द दे रखा है? जो आपका कराकर शब्द दे रखा है उसके संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कराकर शब्द है वो कौन सी क्रिया का है? मुख्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि पूर्व में ऑलरेडी कार्य हो चुका है, वो अपना हवन करा चुके हैं, उसके बाद कथा कह रहे हैं। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु, कारक, पद, समास, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आपका क्रिया होती है उसके मूल रूप को हम क्या कहते हैं? वो होता है आपकी धातु। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 1। विशेषण बताइए। देखिए, निम्नलिखित में से क्या दे रखा है कि कोई आपसे क्वेश्चन दे रखा है, विशेषण क्या है? क्षम्य, सच्चा, फैन, भ्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो हम कहते हैं ना कि ये अपराध आपका क्षम्य नहीं है, तो ये क्या होगा? आपका क्षमा का विशेषण है, क्षम्य। तो ये किसके बना हुआ है? तो ध्यान रखना, जब इसकी संज्ञा बनेगी तो वो शब्द बनेगा आपका क्षमा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद क्या है? निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर एक शब्द है आपका हम, ये रेखांकित शब्द है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि रेखांकित पद है क्या? तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से समिति शब्द का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर एक शब्द दे रखा है समिति, इसका पूछा गया है कि सर बहुवचन क्या है? समितियाँ, समितियाँ, समितियों, समितियों, या फिर इनमें से
कोई नहीं। और जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान से समझना है कि शब्द का उच्चारण कैसे किया जा रहा है, तभी आप आंसर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो सही आंसर है इसमें वो है ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो एग्जैक्ट शब्द लिखा जाता है हिंदी में, जो समितियाँ होती हैं, वो इसका क्या है, आपका बहुवचन होता है। किस तरह लिखा जाएगा, ये शब्द होगा आपका समिति, इस तरह से लिखा जाता है, चंद्र बिंदु आता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, अमावस्या, नर्मदा, बकरी, जोगी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है, इम्पोर्टेंट है, यानी मेल कौन सा है, अमावस्या, नर्मदा है, बकरी है, जोगी है, इनमें से कोई नहीं है। तो जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 होगा। जो जोगी शब्द होता है वो आपका पुल्लिंग है, जबकि अमावस्या, नर्मदा, बकरी आपके स्त्रीलिंग हैं। पशु चल रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। यहाँ पर क्या है, देखिए पशु आपका एक शब्द दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा गया कि ये कौन सी आपकी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका 3, जातिवाचक संज्ञा। ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है, तालव्य, दंत, कंठतालव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका एक शब्द है यार, अक्षर है ए, उसका स्थान पूछा गया कि ये कौन सा उच्चारण स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 3, कंठतालव्य। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से पूछा है कि कौन सा मूल दीर्घ स्वर्ग नहीं है, आ, ई, उ, ओ, या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, ध्यान रखना है आपको। मूल दीर्घ स्वर्ग आपसे पूछा गया है तो कौन सा शब्द आपका नहीं है। तो जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जो छोटा ओ होता है वो मूल दीर्घ स्वर्ग आपका नहीं है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है, पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपकी हिंदी है उसको विकास करने में किसने प्रमुख भूमिका निभाई है, क्वेश्चन में आपसे ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा, ये चीज़ आपको जाननी चाहिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर आपका 4, जो अपभ्रंश है उसने हिंदी विकास को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, प्राचीन, शोरसेनी, पैशाची, मागधी, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपकी भाषा है कौन सी है, पश्चिमी हिंदी है, उसका विकास किस अपभ्रंश से आपका हुआ है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर आपका 2, शोरसेनी आपका अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक रेखांकित शब्द है वो है स्कूल से। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया वो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, अपादान, संबोधन, संप्रदान, अधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अपादान। क्योंकि देखिए अपादान क्यों है, अपादान में आपको मिलता है अलगाव। क्या मिलता है, अलगाव मिलता है कि अलग चीज़ें हो रही होती हैं। आपका कह रहा है कि जो घर है वो स्कूल से दूर है, डिफरेंस अंतर आ रहा है आपका, तो होता है आपका अपादान। एक समय श्याम आता होगा, इस समय में क्रिया का कौन सा काल है, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक समय आता है, जब क्या है कि एक समय श्याम आता होगा, क्या है, होगा शब्द जब आता है तो आपको लगती है कि सर कोई संभावना हो सकती है, संदिग्धता हो सकती है। तो यहाँ पर आप संभावना की तरफ जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं यार। 71 क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं, जबकि 75 क्वेश्चन ऐड करने थे, लेकिन कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं अभी भी इसमें अपलोड होने में। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, इस वीडियो में आपके 71 क्वेश्चन हैं। अगर आपको जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम कब है, जिनका एग्ज़ाम आपका आने वाला है वो है आपका 14 मार्च को, ये डेट आप लर्न कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से जो बच्चे होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं
उनका एग्ज़ाम भी आपका आने वाला है, उनका है अप्रैल 2026 में। इस तरह से यहाँ पे कांस्टेबल जो मोस्ट अवेटेड लिस्ट है आपकी, ऑलरेडी डेट अनाउंस हो चुकी है, जून में महीने में इसका एग्ज़ाम है। तो इन तीनों एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, उत्तर प्रदेश बजट। और बजट आपका ऑलरेडी कौन सा होगा, 26-27 होगा। तो ये चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध करा दिया गया है, अवेलेबल है। आप वहाँ पे जाकर उस बजट के वीडियो को ऑलरेडी देख सकते हैं। आप सभी से सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि उस बजट वाले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप कर चुके हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।